मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। हम लोग आज जीएस की एक विशेष क्लास में हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो वो एक विविध जी के प्लेलिस्ट है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में, जो एक प्लेलिस्ट चल रही है विविध जी के। उसमें हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं खास टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे सेक्शन होते हैं। उसमें अपने आप में एक सेक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इसके पहले विश्व बैंक और IMF पर बात हम लोग कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कैसे हुई, किस संदर्भ में हुई, क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, यह किसकी नींव पर है, इसका मुख्यालय क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या हैं, इसका ध्वज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन हैं, उन सभी अंगों को डिटेल करेंगे और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। और हाँ, आप जो इधर वीडियो भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी टॉपिक पर प्रैक्टिस वाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक आपको उपलब्ध है आपकी अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। तो गूगल पर अपनी वेबसाइट पर जाना न भूलें। तो मित्रों, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, पेन कॉपी निकाल लें और नोट्स पर बनाते रहें। हाँ, शेयर और लाइक करना न भूलें। सब लोग फटाफट एक एक लाइक करें और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, अपने स्टेटस पर अपनी इस क्लास को स्थान एक बार जरूर दें। तो मित्रों, एक बार अपनी क्लास को जो भी देखें शेयर जरूर करें। वेबसाइट में जो भी लिंक आप लगाते हैं, जिस भी लिंक से जिस भी टॉपिक को कवर करते हैं, एक बार उसे शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं यूएनओ डे। पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित है। 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई वैश्विक संगठन नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही शुरू हो गया था। विश्व में अब तक 2 बार विश्व युद्ध हुए हैं। पहली बार 1914 से 18 और दूसरी बार 1939 से 1945 के बीच। 1914 से 1918 के बीच में जब विश्व युद्ध हुआ तो मानव विभीषिका हुई। उसी समय से जो बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स थे दुनिया के, उन लोगों ने एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करी और आवश्यकता महसूस किया जो आने वाले भविष्य में दोबारा ऐसे विभीषिका को रोक सके, अर्थात विश्व युद्ध जैसी मानव विभीषिका दोबारा दुनिया में न हो। इसलिए 1919 में वुडरो विल्सन के विशेष प्रयासों से 1919 में वुडरो विल्सन के विशेष प्रयासों से लीग ऑफ नेशन का स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन, तो यूएनओ से पूर्व जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी इसी उद्देश्य के लिए, वो है लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन जो संगठन था, उसको प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई थी कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को रोकना, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करना जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कर सके। तो ये जो संगठन था, इसका उद्देश्य था, इसका काम था कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोके, अब दोबारा ऐसे विश्व युद्ध न हो। लेकिन जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही लीग ऑफ नेशन स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था वह उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं रहा। और उसके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही लीग ऑफ नेशन में जो सदस्य देश थे, उन लोगों ने लीग ऑफ नेशन के बाउंडेशन को छोड़ा और सब कूद पड़े कहां? द्वितीय विश्व युद्ध में। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही दुनिया के सभी महत्वपूर्ण लीडर
इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि दुनिया में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो इस तरह के विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को रोके और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समाधान केंद्र के रूप में काम करे। तो इस वजह से कई दौर की बैठकें हुई। अंततः 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के नींव पर, चूंकि लीग ऑफ नेशन में जो गलतियां थी, जो कमियां थी, उन सबको दूर करते हुए लीग ऑफ नेशन की नींव पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को कुल 51 देशों ने मिलकर की थी। ये जो स्थापना किया था कुल 51 देशों ने मिलकर किया था। इसीलिए कहा जाता है कि संस्थापक सदस्य, यूएनओ के संस्थापक सदस्य कुल 51 देश हैं। अगर भारत की बात करें कि भारत का क्या दर्जा है, तो यूएनओ में भारत संस्थापक सदस्य है। भारत 51 देशों में से एक है। ठीक, तो ये तो कहानी थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और अब आप बात करते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, तो कई उद्देश्य हैं। एक सामूहिक उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। मानव जाति की भावी संतति को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति को संकट में डालने वाले सभी कार्यों के विरोध के लिए सामूहिक उपाय करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर शांतिपूर्ण उपाय से हल करना और विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो देखिए, एक से ज्यादा उद्देश्य है और इन सब के पीछे अंदर उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आपस में राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना और मानव जाति को विश्व युद्ध जैसी विभीषिका से बचाना। तो यूएनओ का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र के रूप में इसे विकसित करना, देशों के बीच आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को रोकना। तो ये इस उद्देश्य के लिए 51 सदस्य देशों ने मिलकर कुल 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की थी। तो यूएनओ के अब बात कर लेते हैं, आइए। ये उद्देश्य था, इस उद्देश्य से तो यूएनओ का प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य और उसके मुख्यालय की, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आप ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी संख्या कुल 51। 24 अक्टूबर 1945 को जो सदस्य देश शामिल हुए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कुल 51 थी। इनके नाम का सुझाव, अगर बात करें कि ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के विशेष प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई थी। यूएनओ के नामकरण का भी श्रेय किसको जाता है? तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। 26 जून 1945 बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जून 1945 को यूएनओ में संस्थापक सदस्य देश जो भी थे उन सब ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। यूएनओ का जो संविधान है, जो यूएनओ के नियम हैं जिससे यूएनओ संचालित होता है, उसे चार्टर कहते हैं, यूएन चार्टर। 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन 26 जून 1945 को कुल केवल 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश है। यूएनओ में 26 जून 1945 को केवल 50 राष्ट्रों ने उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। 51वां सदस्य देश पोलैंड है। पोलैंड ने कुछ दिनों बाद इस पर सिग्नेचर किए थे। तो कुल संस्थापक सदस्य 51, 51वां संस्थापक सदस्य पोलैंड। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, उन 51 देशों में शामिल है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को डिक्लेयर है यूएनओ डे। पूरे दुनिया में
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें तो किसकी नींव पर खड़ा है, यूएनओ लीग ऑफ नेशन की नींव पर खड़ा है। लीग ऑफ नेशन की असफलता से विश्व ने सीख लिया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संगठन की स्थापना करी। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, लगातार जो विश्व के बड़े महत्वपूर्ण लीडर थे वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान केंद्र, आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध, तनाव को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, युद्ध जैसे विभीषिका को रोकने के लिए एक मजबूत महत्वपूर्ण संगठन की आवश्यकता है। तो और इस पूरे संगठन के नामकरण का श्रेय जाता है तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई कि किन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कुछ इस तरह है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नीली पृष्ठभूमि है और उस पर सफेद रंग से क्या बना हुआ है, सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक जो है वो विश्व का मानचित्र है और ये जो विश्व का मानचित्र है उसके दोनों ओर जैतून की खुली पत्तियां लगी हुई हैं, जैतून की खुली पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कुछ इस तरह है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। नीली पृष्ठभूमि है और इस नीली पृष्ठभूमि पर क्या छपा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक छपा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक कैसा है, कुछ इस तरह है। वर्ल्ड मैप बना हुआ है और उसके दोनों ओर जैतून की खुली पत्तियां बनी हुई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे और अपनी स्मृति में रखेंगे। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरह है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह इस तरह है, यही क्या है, छपा हुआ है इसके ध्वज पर। अगर बात करें कि यूएनओ में वर्तमान में कुल कितने मेंबर्स हैं, तो वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं और यूएनओ में केवल राष्ट्र ही मेंबर हो सकते हैं, व्यक्ति को सदस्यता इस संगठन में नहीं मिलती है। कभी भी कोई व्यक्ति इस संगठन में सदस्य नहीं होता है, राष्ट्र ही क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक, वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का देश है। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश है, 193rd मेंबर कंट्री है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए कुल 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे और प्रॉपर जितनी बातें बताई जा रही हैं, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाए और नोट किए तो आप वेबसाइट पर जो टेस्ट लगा है संयुक्त राष्ट्र संघ पर उसे हल करेंगे तो एक भी प्रश्न बचेगा नहीं और आप 100 में 100% मार्क्स पाएंगे। और वो अपने आप में बहुत एक्सप्लेन, बहुत उच्च स्तरीय और हर एंगल के प्रश्नों को समाहित करते हुए हर परीक्षाओं में यूएनओ पे पूछे गए प्रश्नों को इकट्ठा करके आपको दिया गया है, जो न केवल वनडे एग्जाम बल्कि जहां इंटरनेशनल लॉ में यूएनओ पूछता है वहां भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक, तो आप पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाएंगे। हाँ, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे। देखिए ये तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के कामकाज किस में होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा उसे बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा केवल 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। भारत भी लगातार प्रयासरत है हिंदी को मान्यता प्राप्त भाषा, भारत अपनी राजभाषा हिंदी को मान्यता प्राप्त भाषा स्थापित करवाने के लिए लगातार डिप्लोमेसी करता रहता है, लगातार प्रयासरत है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक, आइए अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग की। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आपसे प्रश्न हो कि कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 प्रमुख अंग हैं। ठीक, और वो संघ के अंगों के नाम हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस के ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय। ठीक, ये 6 प्रमुख अंग हैं। चलिए अब बारी बारी से हम लोग संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों पर बात करते हैं और जहां से प्रश्न आते हैं उसे भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महत्वपूर्ण अंग है महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त महत्वपूर्ण कार्य और सुरक्षा परिषद की जितने भी यूएनओ के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा ही किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एक विधायी अंग है, माने जितने भी नियम कानून बनते हैं, संशोधन होता है यूएन चार्टर में, वो सब महासभा से पारित कराया जाना आवश्यक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विधायी अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? जनरल असेंबली महासभा में ही बैठते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य के प्रतिनिधि कहाँ आकर के बैठते हैं? महासभा में बैठते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। क्योंकि देखो, जहां महासभा है, न्यूयॉर्क में महासभा है, और महासभा में विश्व की धरती के कोने कोने के प्रतिनिधि, क्योंकि वो 193 राष्ट्रों में धरती का कोना कोना समाहित होता है और उसमें सभी प्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व विश्व की संसद, विश्व की लघु संसद यूएनओ की महासभा में होता है। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्य राष्ट्र होता है वो कुल कितने मेंबर्स को भेज सकता है, तो देखिए कुल सभी सदस्य अधिकतम 5 सदस्यों को भेज सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी सदस्य प्रतिनिधि राष्ट्र अपने देश से कुल 5 अधिकतम प्रतिनिधि भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे उनका मत मूल्य केवल 1 होता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो भारत ने 5 प्रतिनिधि भेजे हैं, बांग्लादेश ने केवल 2 को भेजा है, तो अगर वोटिंग हो तो भारत के 5 वोट गिने जाएं और बांग्लादेश के 2 वोट, ऐसा नहीं होगा। वोट वैल्यू 1 होती है। चूंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है यूएनओ में, तो उसकी कार्य सहायता के लिए अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। यूएनओ एक विधायी अंग है महासभा, और उसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, 5 प्रतिनिधि से ज़्यादा नहीं भेज सकता है। हाँ, लेकिन याद रखना है कि उनका मत मूल्य केवल 1 होता है। चलिए महासभा से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। महासभा से जुड़ी, अगर सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे तो महासभा का नियमित सत्र हर साल आयोजित होता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से मध्य दिसंबर तक चलता है। प्रतिवर्ष सभी सदस्य राष्ट्र इस सेशन में शामिल होते हैं। बारी बारी से सभी को बोलने का मौका मिलता है। पूरी दुनिया की समस्या एक बार सितंबर से दिसंबर के बीच चर्चा में आती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने नियमित सत्र की शुरुआत में एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष चुनती है। हर साल महासभा के सत्र की शुरुआत में महासभा अपना एक अध्यक्ष चुनती है उस बैठक को संपन्न कराने के लिए, और 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं जो अगले 1 साल तक कार्य करते हैं। महासभा के नियमित सत्र के अलावा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो ये तो नियमित सत्र है, तीसरे मंगलवार सितंबर महीने से 15 दिसंबर तक। लेकिन यदि बीच में आवश्यक हुआ तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विशेष सत्र को भी आयोजित किया जा सकता है। तो महासभा का ये विशेष सत्र हुआ। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कार्य। आखिरकार ये कार्य क्या करती है? तो अगर बात करें कि महासभा के प्रमुख कार्य, तो उसके प्रमुख कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट का निर्णय करना इसी की जिम्मेदारी है। हाँ, याद रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर 2 साल पर यूएनओ का बजट पारित किया जाता है, हर साल बजट पारित नहीं किया जाता है। खास बात है। महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नए देशों को सदस्यता प्रदान करना, ये सब काम महासभा के द्वारा ही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट
महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और देशों को मान्यता प्रदान करना, मेंबरशिप देना। महासभा ये सारे काम सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है, स्वतः नहीं करती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई काम तभी माना जाएगा जब उसे महासभा पारित कर दे, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण संगठन अंग, सुरक्षा परिषद। 6 प्रमुख अंग हैं, उसमें सबसे पहले अंग की बात किया हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासभा की। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग है। पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद सुरक्षा पर शांति और सुरक्षा, वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ को है। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो यह जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसीलिए यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और सभी कार्यकारी निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। जिस पर मुहर कौन लगाता है? जिस पर मुहर लगाता है महासभा। तो महासभा का विधायी अंग, यूएनओ का विधायी अंग महासभा और यूएनओ का कार्यकारी अंग सुरक्षा परिषद है। अगर बात करें कि सुरक्षा परिषद की संरचना कैसी है, तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद कुल 15 सदस्यों से मिलकर गठित होता है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जब से सुरक्षा परिषद का गठन हुआ है तब से हैं और ये कभी बदलते नहीं हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। इनका चयन महासभा द्वारा 2-2 वर्ष के लिए होता है। ठीक, अब देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं। तो देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करेंगे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये जब से यूएनओ बना है तब से हैं और बदलते नहीं हैं। और 10 अस्थायी मेंबर आते जाते रहते हैं। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। महासभा द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर है वो यूएनओ के केवल 5 मेंबर्स के पास है। यूएनओ में सुरक्षा परिषद के केवल 5 सदस्यों के पास है, जो अब आज की तारीख में सुरक्षा परिषद या पूरे यूएनओ का एक दोष भी कहा जा सकता है। यह संगठनात्मक दोष भी है और लगातार विश्व के, भारत सहित विश्व के बहुत से देशों द्वारा मांग की जा रही है कि वर्तमान विश्व में, वर्तमान बदले हुए विश्व में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों और वीटो पावर की शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए। तो सुरक्षा परिषद में केवल 5 अस्थायी सदस्यों के पास ही वीटो शक्ति है। इसमें से प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है, लेकिन प्रक्रियात्मक मामलों में अगर कोई निर्णय लेना है तो 15 में से 9 सदस्यों का, सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों का वोट आवश्यक होता है। लेकिन वो जो 9 सदस्य होंगे, कम से कम 9 सदस्य जो होंगे, उसमें से सभी 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक निर्णय यूएनओ में सुरक्षा परिषद लेती है। सुरक्षा परिषद में तभी निर्णय हो सकता है जब कम से कम 5 सदस्यों का सकारात्मक मत हो, लेकिन वो जो 9 सदस्यों का सकारात्मक मत हो, लेकिन वो जो 9 सदस्य सुरक्षा परिषद के होंगे उसमें से 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना आवश्यक है। अर्थात यदि यूएनओ में से 15 सदस्य में से 14 सदस्य भी किसी बात को वीटो कर रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, सहमत हैं, लेकिन अस्थायी सदस्यों में से कोई एक ना कह दे, सकारात्मक मत न दे, उपस्थित न हो, तो क्या माना जाएगा कि वीटो पावर लगा हुआ है और कभी भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूएनओ में वर्तमान में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक दोष है, और वो है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में
अस्थायी सदस्यों की संख्या सीमित होना और वीटो पावर केवल अस्थायी सदस्यों तक होना। ठीक। अगर बात किया जाए कि सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, तो सुरक्षा परिषद का सबसे प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को है। इसीलिए सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस मैन भी कहते हैं। ठीक। तो ये तो कहानी थी किसकी, सुरक्षा परिषद की, जो यूएनओ का कार्यकारी अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी 5 अस्थायी, 5 अस्थायी सदस्यों के पास ही वीटो पावर है। ठीक। और सभी महत्वपूर्ण निर्णय बिना वीटो पावर के नहीं हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब तीसरे महत्वपूर्ण ऑर्गन की, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। ये जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से मिलकर गठित होता है। यह परिषद वैश्विक समस्याओं के साझे हल के समाधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने के लिए कार्यरत है। तो जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, यह यूएनओ के ही जो मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा मिलकर गठित होता है और ये विश्व के सभी देशों के साझे सहयोग से आपस में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अगर हम लोग आर्थिक सामाजिक परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और प्रारंभ में कुल इसमें केवल 18 सदस्य थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया गया, तब इसमें संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई। 1971 में फिर से चार्टर में संशोधन करके सामाजिक आर्थिक परिषद में सदस्य संख्या 54 कर दी गई। वर्तमान में कुल 54 सदस्य हैं, 54 मेंबर हैं और ये जो 54 मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, अर्थात हर साल 18 सदस्यों का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो इस तरह से एक चक्रीय अनुक्रम में 54 मेंबरों के साथ यह सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिषद कार्य कर रहा है। ठीक। अगर बात करें कि यह सामाजिक आर्थिक परिषद कार्य क्या करता है, तो सामाजिक आर्थिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार, गरीबी, साक्षरता कार्यक्रमों में सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास कर रही है। ठीक। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी मामलों का भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण अंग आर्थिक सामाजिक परिषद के माध्यम से पूरे विश्व में साक्षरता कार्यक्रम, गरीबी सुधार, लोगों के जीवन स्तर सुधार के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। कुल इसमें यूएनओ के ही सदस्य राष्ट्रों से मिलकर 54 सदस्यों से इसका गठन होता है। प्रारंभ में इसमें कुल 18 सदस्य होते थे, बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 27 की गई और फाइनली 1971 से आज तक 54 मेंबर हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चक्रीय अनुक्रम में अस्थायी संस्था है, काम करती रहती है। हर साल 18 मेंबरों का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है और उतने मेंबर ले लिए जाते हैं। ठीक। चलिए, सामाजिक आर्थिक परिषद तक की बात हुई। अब बात करते हैं चौथे प्रमुख अंग प्रन्यास परिषद की, ट्रस्टीशिप काउंसिल की। तो सबसे बड़ी बात है कि यह भी एक प्रमुख अंग है लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में इनमें से कौन सा प्रमुख, कौन सा निष्क्रिय अंग है। तो आज यह निष्क्रिय अंग है, यह काम नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को स्वीकार किया था। यूएनओ ने लीग ऑफ नेशन में जो मैंडेट व्यवस्था थी उसकी जगह पर न्यास पद्धति को स्वीकार किया था। न्यास पद्धति क्या होती है? न्यास पद्धति का आधार यह है कि कुछ पिछड़े हुए, जब यूएनओ का गठन हुआ था तो माना गया था कि दुनिया में कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। उस समय नवोदित राष्ट्र थे, दुनिया में नए नए राष्ट्र का उदय हो रहा था, अतः दूसरे विकसित देशों की सहायता इनकी अपेक्षित थी और विकसित देशों का यह दायित्व है कि वो उनके विकास में पूरी सहायता करें जब तक वह अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं हो जाते हैं। तो विकसित देश अपना न्यास समझकर अल्प विकसित पिछड़े देशों की मदद करें और उन्हें क्या करें, खड़ा करें। 1994 के बाद क्या स्थिति बनी दुनिया में? 1994 के बाद प्रन्यास परिषद निष्क्रिय है
और किसी देश में ऐसा कोई न्यास शासन नहीं चल रहा है। तो न्यासिता परिषद की खास बात है कि न्यासिता परिषद वर्तमान में एक निष्क्रिय अंग है। 1994 के बाद से न्यासिता सिद्धांत एक प्रकार से समाप्त है। विश्व में कोई ऐसा देश किसी कोने में नहीं है जहां विकसित देश को न्यास के रूप में काम करने की आवश्यकता हो। तो ये चौथा प्रमुख अंग था जो वर्तमान में निष्क्रिय है। पांचवा प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएनओ के सभी प्रमुख अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। द हेग नीदरलैंड यूरोप में है। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यह है, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। यह यूएनओ का एक न्यायिक अंग है। यूएनओ का एक न्यायिक अंग है और इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत 1945 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन अप्रैल 1946 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है यूएन चार्टर के अंतर्गत ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अगर देखा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना अप्रैल 1946 में हुई थी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुल 15 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा द्वारा होती है। इस न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और हर तीसरे साल 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। अर्थात यह भी चक्रीय अनुक्रम में अस्थायी न्यायालय के रूप में काम करता है। न्यायाधीश, इंटरनेशनल न्यायाधीश 15 न्यायाधीशों में से ही अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं जो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर बात करें कि कोरम, गण पूर्ति कितनी है, तो कम से कम 9 न्यायाधीश की उपस्थिति में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यवाही पूरी होती है। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक साथ एक ही राष्ट्रीयता के 2 न्यायाधीश कार्यरत नहीं होते हैं। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक साथ एक ही राष्ट्रीयता के 2 न्यायाधीश कार्यरत नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सभी निर्णय कैसे लिए जाते हैं? बहुमत से लिए जाते हैं। कई बार जरूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। कब? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब होती है जब 2 देशों के बीच झगड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने आए, तब वे राष्ट्र चाहें तो तदर्थ न्यायाधीशों को भी मनोनीत कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आपस के पक्षकारों पर निर्भर करता है। आइए अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार कौन होते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार देश, कंट्री होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं सुनता है। सवाल इस बात का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई पुलिस तो है नहीं, कोई अपनी सेना नहीं है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने निर्णय देता है और पक्षकार उस निर्णय को न माने जो कि सहमत होकर के न्यायालय में आए थे, तब क्या कोई उपाय है? दंड देने का प्रावधान है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास दंड देने का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब पक्षकार निर्णय उसका पालन नहीं करते हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस बात की शिकायत सुरक्षा परिषद को कर सकता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। वह पहले आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, फिर उसके पास सैन्य कार्रवाई के भी ऑप्शन होते हैं। हालांकि यूएनओ में सुरक्षा परिषद द्वारा किसी देश के विरुद्ध, सुरक्षा परिषद के द्वारा किसी देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई सबसे अंतिम ऑप्शन होता है। तो अगर न्यायिक निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पक्षकारों के बीच दिए जाएं और उसकी सुनवाई हो जाए, अंतिम रूप से निर्णय आ जाए, पक्षकार सहमत हुए थे इसीलिए आए थे, क्योंकि बिना सहमति के निर्णय कभी हो ही नहीं सकता है। बिना दोनों पक्षकारों की सहमति के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मामलों की सुनवाई करता ही नहीं है। निर्णय आ गया तो मामले तक पक्षकारों के बीच वह निर्णय बाध्यकारी होता है, लेकिन अगर वो मामले न सुने जाएं, अगर पक्षकार मानने से इनकार कर दें, तब
न्यायिक निर्णयों को लागू करवाने के लिए इस बात की शिकायत सुरक्षा परिषद को न्यायालय कर सकती है। तब उसे लागू कराने के लिए जरूरी उपाय कौन उठाएगा, जरूरी कदम कौन उठाएगा, सुरक्षा परिषद उठाएगी। ठीक, तो ये पूरा निर्णय, ये पूरा था सुरक्षा परिषद के बारे में। अगर बात करें सुरक्षा परिषद में, तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रामा राव, जस्टिस रामा राव भारत के पहले न्यायाधीश थे जो नियुक्त हुए थे, और नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के न्यायाधीश हुए जो इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष भी रहे। और वर्तमान में दलवीर भंडारी, भारत के न्यायाधीश दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश हैं। तो आप याद रखेंगे, रामा राव ये पहले न्यायाधीश थे भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए। अगर बात करें कि नागेंद्र सिंह, तो यूएनओ में भारतीय न्यायाधीश हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिन्होंने वहाँ की अध्यक्षता भी करी, यूएनओ में यूएनओ में अध्यक्षता भी किया इन्होंने। और अगर बात करें वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश की, तो दलवीर भंडारी हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए यूएनओ के 6वें प्रमुख अंग सचिवालय की बात करते हैं। तो देखिए, यूएनओ का जो सचिवालय है वो एक प्रकार से यूएनओ की ऑफिस है, और ये दिन प्रतिदिन का काम करता है। ये यूएनओ का कार्यालय है, और यूएनओ के डेली वर्क जो होते हैं ऑफिस है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अंग है। ये जो सचिवालय है यूएनओ का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अंग है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने विधायी अंग, कार्यकारी अंग और न्यायिक अंग पर बात किया था, वैसे ही यह एक प्रशासनिक अंग है। यूएनओ में जो सचिवालय होता है उसका प्रधान महासचिव होता है, उसका प्रधान महासचिव होता है। और सचिवालय का भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सभी अंगों का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, एक अपवाद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिस बिल्डिंग में द हेग में काम करता है उसे द पीस पैलेस कहा जाता है, उसका नाम द पीस पैलेस है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो सचिवालय है वो किनसे गठित होता है। तो यूएनओ का जो सचिवालय, जो प्रशासनिक अंग है, वह ऐसा अंग है, यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग है जो राष्ट्र से गठित नहीं होता है, प्रतिनिधियों से गठित नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों से। तो ऑफिस है, तो ऑफिस में राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण नहीं होती है, योग्यता महत्वपूर्ण होती है। उस कार्य को, पद कार्य को निपटाने के लिए योग्य व्यक्ति किसी भी राष्ट्रीयता से हो सकते हैं। तो यूएनओ का सचिवालय एक ऐसा अंग है जो सदस्य राष्ट्रों को ध्यान में न रख करके किसके द्वारा गठित होता है? व्यक्तियों द्वारा गठित होता है, क्योंकि ये ऑफिस है, कार्यालय है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात कर लेते हैं, जो यूएनओ, पूरे यूएनओ का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है वो पूरे यूएनओ का सबसे बड़ा प्रशासनिक ऑफिसर होता है, वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से होती है। सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है, महासभा प्रस्ताव पारित करता है, तब जाकर के महासचिव की नियुक्ति होती है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में ही यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ठीक, और अगर बात की जाए कि यूएनओ का पहला महासचिव कौन था, तो ट्रिगवेली थे। कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। ठीक, यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। ये यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों की बात है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल देश से हैं। कहाँ से हैं? पुर्तगाल देश से हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, यूएनओ का नामकरण का श्रेय किसको जाता है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ किस संगठन की असफलता के बाद, किसकी नींव पर और किस विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ। यूएनओ की स्थापना में जो सबसे मुख्य योगदान था वो था तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हर साल यूएनओ डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बाद हम लोगों ने यूएनओ के संस्थापक सदस्यों की बात किया कि कुल
यूएनओ में 51 संस्थापक सदस्य हैं। यूएनओ का कार्य कैसे चलता है, यूएनओ के लिए चार्टर स्थापित किया गया है, यूएन चार्टर स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूएनओ में कार्यकारी भाषा 6 है, यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा 6 है और कार्यकारी भाषा 2 है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो पूरा यूएनओ है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ के कुल 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और सचिवालय है। इसमें जो महासभा है उसी में यूएनओ के सभी मेंबर्स जाते हैं। वर्तमान में यूएनओ की मेंबरशिप की बात करें तो 193 सदस्य हैं, 193 राष्ट्र सदस्य हैं। 193वां सदस्य बना था दक्षिणी सूडान। पूरी दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा संगठन है, इससे बड़ा कोई इस धरती पर आज की तारीख में संगठन नहीं है। ठीक, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। फिर देखा गया कि 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर सिग्नेचर हुए थे। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे भी बहुत बार पूछा गया है। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहला यूएनओ का प्रतिनिधि कौन था, भारत में सबसे पहला प्रतिनिधि कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में भारत की पहली अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित ने पूरे यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता भी की थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता करने वाली विश्व की पहली महिला हैं। वर्तमान में रुचिरा कंबोज यूएनओ में क्या है? यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। फिर बारी बारी से हम लोगों ने 6 प्रमुख अंगों को देखा, कौन कार्यकारी अंग है, कौन विधायी अंग है, कौन न्यायिक अंग है, किसका गठन कितने मेंबर से होता है, कार्यकाल कितना होता है। अंत में यूएनओ महासचिव पर बात किया। ठीक, तो ये पूरी कहानी थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके पहले हम लोगों ने विश्व बैंक और आईएमएफ को भी कवर किया है। ये 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। और हाँ, ये जो आप अभी क्लास पढ़ रहे हैं, इस पर पूरा शॉर्ट नोट आपको कहाँ मिल जाएगा? पूरा कंसाइज नोट्स वेबसाइट के विविध जीके में फ्री नोट्स वाले पेज पर आप जाएंगे, वहाँ पर यूएनओ और महत्वपूर्ण पुरस्कार, ऐसे बहुत विविध जीके के टॉपिक सब लगे हुए हैं। इसके अलावा अपने यूट्यूब, अपने चैनल, इसके अलावा अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन और इन सब यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं, वहाँ पर आप टेस्ट दे करके अपनी तैयारी जरूर चेक करते रहें लगातार। ठीक, तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। फिर हम किसी खास टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।